देखिए एक्चुअली आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इसलिए भी जरूरत है कि अगर हम हार्ट से ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाएंगे तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे। और जो ब्लड हम आर्गन को अगेंस्ट द ग्रेविटी देंगे तो उसके लिए ब्लड का क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। अगर हम ब्लड की प्रेशर को माइनस करें तो फिर हार्ट से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगी। तो ब्लड प्रेशर इज अ गुड बट इट शुड बी इन अ नॉर्मल रेंज। तो ब्लड प्रेशर का ये फायदा है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड की फ्लो करने में हेल्प करती है। इसमें लिखें ब्लड प्रेशर के बारे में कि मैथमेटिकली बीपी या ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, CO स्टैंड फॉर कार्डियक आउटपुट, TPR स्टैंड फॉर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो बीपी भी ज्यादा होगी, अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बीपी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि अगर एक वेसल है उसके अंदर रेजिस्टेंस है, मतलब ब्लड को आगे ले जाना मुश्किल है, तो उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए ब्लड को प्रेशर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो TPR इंक्रीज, बीपी विल बी इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, बीपी विल इंक्रीज। तो कार्डियक आउटपुट और TPR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट हमने डिस्कस किया है कि दिस इज अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन हाउ मच टाइम, 1 मिनट, और वो 5 लीटर होता है। ठीक है, और छोटे आर्टीरियोल के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है फ्लो ऑफ द ब्लड को, तो उसको हम क्या कहते हैं, TPR कहते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे लेके रेगुलेशन ऑफ बीपी, कि ब्लड प्रेशर की फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन किस तरह होती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, देखें अगर हमारी ब्लड प्रेशर फॉर वाइल या शूट अप करे या कम हो जाए तो हमारे बॉडी को अल्लाह ने एक मैकेनिज्म दी है जो बीपी को नॉर्मल रख सकता है। अब वो मैकेनिज्म हमारे पास दो तरह के हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, एक को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। क्लियर है? एक्चुअली हम बीपी को शॉर्ट टर्म में भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम बीपी को लॉन्ग टर्म में भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज डन बाय शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है बीपी की, इट इज डन थ्रू नर्वस सिस्टम। ये कौन करता है? नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बीपी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वेरी क्विक जो हमारी बीपी को रेगुलेट करने वाला सिस्टम है वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इसलिए कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को न्यूरोनल सिस्टम या न्यूरोनल रेगुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर नर्वस सिस्टम का रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व। यहाँ पे लेके व्हाट आर दोस क्रेनियल नर्व व्हिच हेल्प इन द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन? वन इज CN9 व्हिच इज ग्लासोफेरेंजियल नर्व, अनदर इज, बस नहीं, ठीक है, एग्जाम है, एग्जाम हम लोग का है, तो ऊपर जाकर छत पे हल करें। ठीक है ना, जिसका एग्जाम है वो ऊपर हल करे फिर आ जाए क्लास में, जिस तरह वो बताया है। हम लोगों ने तो नकल ही करनी और क्या करना है, ऊपर जाकर हल करे फिर वापस आ जाए, क्लास डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और आखिर में लेके CN10 का मतलब वेगस नर्व होती है। ठीक है, तो एक्चुअली आप लोगों ने याद रखना है कि ग्लासोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व। ठीक है, ग्लासोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट टर्म हम ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो दोनों नर्व्स की काम होती है, एक ग्लासोफेरेंजियल है और एक वेगस नर्व है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बेरो रिसेप्टर। इसमें जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर्स आर आल्सो नोन एज स्टिच रिसेप्टर्स। इसको क्या कहते हैं? स्टिच रिसेप्टर। दीज आर स्टिच रिसेप्टर, these are stitch receptor which is which usually measuring प्रेशर। ये क्या मेजर करता है? प्रेशर। ब्लड की जो प्रेशर होती है उसको ऑटोमेटिक मेजर करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उसका नाम क्या है?
बैरो रिसेप्टर। बैरो का मतलब फिजिक्स के जुबान में प्रेशर को कहते हैं। प्रेशर मेजरिंग रिसेप्टर इज कॉल्ड बैरो रिसेप्टर। एक्चुअली जो बैरो रिसेप्टर है ये कहाँ पे होते हैं, तो इसकी लोकेशन देखे, ये लोकेशन, ये इसकी लोकेशन या लोकेटेड कहाँ पे है। कुछ बैरो रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि वो एयोटा के अंदर होते हैं, उसको कहते हैं एयोटिक साइनस। क्या कहते हैं, एयोटिक साइनस। एंड सम बैरो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन कैरोटिड आर्टरी व्हिच इज कॉल्ड कैरोटिड साइनस। ठीक है, तो एयोटिक साइनस एंड कैरोटिड साइनस, इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो ब्लड की प्रेशर को मेजर करते हैं, और उस रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे, बैरो रिसेप्टर। इधर देखिए, एक्चुअली जो एयोटा है, एयोटा अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन जो असेंडिंग एयोटा है उसकी एक पार्ट थोड़ी सी डायलेट है। द डायलेटेड पार्ट ऑफ असेंडिंग एयोटा कॉल्ड एयोटिक साइनस, और उस एयोटिक साइनस के अंदर ऐसे रिसेप्टर होते हैं तो वो ब्लड की जो फ्लो से प्रेशर लगती है उसको ऑटोमेटिक मेजर करती है। तो हम कहते हैं कि एयोटा कंटेन अ ग्रुप ऑफ रिसेप्टर व्हिच इज नोन एज बैरो रिसेप्टर। इसी तरह कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर रिसेप्टर होती है, वो भी ब्लड की प्रेशर को मेजर करती है, तो उसको भी क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि वो बैरो रिसेप्टर, हाँ जी, जो कहाँ पे होते हैं, शाबाश, एयोटिक साइनस के अंदर, इससे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाने वाली जो नर्व है दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व। ये एमसीक्यूज आता है कि जो एयोटिक साइनस है इससे कौन सी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, दैट इज वेगस नर्व। लेकिन जो कैरोटिड साइनस है इससे इंफॉर्मेशन लेके जाने वाली नर्व क्या है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व। व्हिच वन, ग्लासोफेरिंजियल नर्व। प्लीज, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। हमारी जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है उसमें 9th नर्व का भी काम है और 10th नर्व का भी काम है। जो 9th नर्व है वो कैरोटिड साइनस से स्टार्ट होती है, और जो एयोटिक साइनस है वहां से वेगस नर्व स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे लिखे, these nerves carry the information, जो प्रेशर ये डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन इनटू ब्रेन स्टेम। कहाँ पे लेके जाती है, ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। और आई थिंक एवरीबडी नो कि ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। इस तरह के नहीं, इधर दे, हो गई पेपर, पेपर, ठीक है, पेपर या खाने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो नर्व्स है, इधर देखे, जो 9th और 10th नर्व है ये इस साइनसिस से प्रेशर को मेजर करके ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन के किस पार्ट को देती है, ब्रेन स्टेम। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट, ब्रेन स्टेम तो कितनी न्यूज से मिलकर बना है, 3, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन ये ब्रेन स्टेम के जिस पार्ट को इंफॉर्मेशन देती है दैट इज ऑफ पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स को ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है, इसमें मिड ब्रेन का रोल इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है जी। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस पोन्स और मेडुला के अंदर वो कौन सी एरिया है जहाँ पे ये दोनों नर्व ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, उसका एक नाम है। यहाँ पे लेके रिसीव्ड बाय, जो इंफॉर्मेशन कौन सी नर्व में लेके गई है, 9th एंड 10th इन द मिड ब्रेन, रिसीव्ड बाय न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये नाम सुना है कि नहीं, इसको सिंपली हम कहते हैं एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है ये ब्रेन के अंदर होता है, स्पेशली इन द पोन एंड मेडुला ओब्लांगेटा। ये जो हमारी ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशन है ये दोनों नर्व मिड ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर किसको देगी, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। दिस इज सेंसरी न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस है, सेंसरी न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ जी। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, रेज योर हैंड, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ टिपिकल न्यूरॉन। न्यूरॉन की पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हाँ एक मिनट, हाँ इकबाल बताए, एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, ये 3 पार्ट है ना। अगर बहुत सी न्यूरॉन को हम इकट्ठा करें और इसकी सेल बॉडीज को इकट्ठा करें, किसको, ग्रुप ऑफ मेनी न्यूरॉन ऑफ व्हाट, सेल बॉडीज, और वो हम ब्रेन में डिस्कस करें तो उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अगर बहुत सी न्यूरॉन की सेल बॉडी ब्रेन के अंदर कलेक्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। उनमें कुछ न्यूक्लियस ऐसी होती है जिसमें ऐसे न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी होती है कि सेंसरी होती है, और कुछ न्यूक्लियस
न्यूक्लियस क्या होती है, मोटर। जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस है दैट इज ऑलवेज ऑफ सेंसरी, जिसमें सोलिटेरियस एस है, एस फॉर ऑलवेज ऑफ सेंसरी न्यूक्लियस। बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे बेरोरिसेप्टर ये मोटर काम करते, ये प्रेशर को सेंस करते थे, प्रेशर को सेंस करते हैं, तो ये सेंसरी है कि मोटर है, ये सेंसरी है। और एनीथिंग विच इज गोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द ब्रेन वो क्या होगी, सेंसरी। तो अगर ये सेंसरी रिसेप्टर है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी ब्रेन के अंदर किस रिसेप्टर में जानी चाहिए, सेंसरी में। और वो सेंसरी रिसेप्टर जिसको इंफॉर्मेशन वेगस नर्व देती है और ग्लासोफेरिंजियल, उस स्पेशल न्यूक्लियस का नाम ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, जो ब्रेन स्टेम के अंदर पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि दिस न्यूक्लियस अल्टर का मतलब चेंज, द sympathetic end of parasympathetic activity according to the कंडीशन पे डिपेंड करते हुए ये जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस है ये क्या करता है, हाँ जी, ये हमारे पास उस कंडीशन को अल्टर करता है, कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट करने के पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करना है। बात समझ गए कि नहीं। ये पॉइंट आप लोगों ने याद, इसका भी एक डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारी ब्लड प्रेशर फॉर शॉर्ट टाइम या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसकी जो रेगुलेशन है वो न्यूरॉन करती है, उसको कहते हैं न्यूरोनल रेगुलेशन या शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। और वो रिसेप्टर जो हमारी बीपी की प्रेशर को मेजर करती है ऑटोमेटिक, उसका नाम क्या है, बेरोरिसेप्टर, व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयोर्टिक साइनस एंड ऑफ, वेरी गुड, एयोर्टिक साइनस से जो प्रेशर मेजरिंग कैपेबिलिटी है उसको ब्रेन तक ले जाने वाली नर्व क्या है, वेगस है, विद द 10th क्रेनियल नर्व। और इस साइनस से कौन लेके जाएगी, ग्लासोफेरिंजियल। और ये दोनों इक्वली एक जगह में जाकर खत्म होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। और इनकी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हुए ये डिसाइड करता है कि माने सिंपैथेटिक को बढ़ाना है या पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाना है। क्लियर है। ये भी एग्जाम में आता है कि विच न्यूक्लियाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द ब्रेन, आंसर इज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ठीक है। अब यहाँ पे एक इसके अंदर जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जाऊंगा, प्लीज यहाँ पे फोकस करें। ठीक है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेन की एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के साथ जो इस तरह डायरेक्ट पार्ट होता है जैसे पोन, दैट इज कॉल्ड पोन, और फिर क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा है क्या नहीं, एक्चुअली दिस इज फॉर एग्जांपल पोन, दिस इज मेडुला ओब्लांगेटा, और ये क्या है, मिड ब्रेन। इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब यहाँ पे प्लीज याद रखें बोन्स के लोअर पार्ट में, और देखिए इस न्यूक्लियस का कुछ पार्ट किसमें है, मेडुला ओब्लांगेटा। एट द लोअर पार्ट ऑफ द बोन एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा देयर इज अ सेंसरी न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। क्लियर है कि नहीं। इसका कुछ पार्ट बोन में है और कुछ पार्ट ऑफ मेडुला में है। अब देखिए यहाँ पे एयोर्टा के अंदर इस तरह एक डायलेटेड पार्ट होता है एयोर्टा के अंदर, जिसका नाम है एयोर्टिक साइनस। और फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी एक डायरेक्ट पार्ट होता है, इसका नाम क्या है, कैरोटिड साइनस। क्लियर है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे इसका नाम लेके एयोर्टिक साइनस एंड दैट इज कॉल्ड कैरोटिड साइनस। ठीक है। अब देखें यहाँ पे एमसीक्यूज है, अगर एक बंदा है, ठीक है, अब इस एयोर्टिक साइनस के अंदर हमारे पास स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन। और यहाँ पे भी स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स है। These special type of neurons responsible to sense the pressure of blood, इसलिए इसको बेरोरिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर ये न्यूरॉन है तो उससे अपने एक्सॉन्स निकलेंगे कि नहीं। एयोर्टिक साइनस के जो न्यूरॉन है बेरोरिसेप्टर, इससे जो एक्सॉन फाइबर निकलते ब्रेन की तरफ जाते दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेगस नर्व। ये कौन सी नर्व होती है, वेगस नर्व। ऐसा है कि नहीं। और जो इंफॉर्मेशन या जो नर्व किससे निकलती है, कैरोटिड साइनस, तो क्या होती है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व। वो कौन सी होती है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व। बात समझ गए कि नहीं। अब ये दोनों, चाहे वेगस नर्व है चाहे ग्लासोफेरिंजियल, ये ब्रेन के अंदर जाकर कहाँ पे खत्म होती है,
दैट इज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। और जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर ये पड़ी है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, जो पोन्स और मेडुला का पार्ट है, उसको हम वेजो मोटर एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजो मोटर एरिया। लेकिन वो हम न्यूरोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर प्लीज फोकस करें। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अगर एक बंदा है, मैं कहता हूँ यार इसका कार्डियक आउटपुट क्या है, ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, उसका जो ब्लड इंजेक्शन है पर मिनट हार्ट से वो क्या है, ज्यादा है। जब कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो बीपी, वेरी गुड, हाई, हाइपरटेंशन होगा ना, इंक्रीज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की पंपिंग क्या है, ज्यादा है, तो इयोटा पे प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा। तो इयोटिक साइनस विल से दैट द प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, और जितना इयोटा पे प्रेशर लगेगा उतना कैरोटिड आर्टरी पे लगेगा। तो बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगी क्या, नहीं, बेरो रिसेप्टर सेंस करेगी कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है। इट विल एक्टिवेट करेगी, हाँ जी, क्रेनियल नर्व नंबर 10 एंड क्रेनियल नंबर 9, दोनों नर्व एक्टिवेट होगी क्या, नहीं, और ये इंफॉर्मेशन जाएगी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में। बात समझ गए क्या, नहीं। अब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस क्या करेगी, दो काम। कितने काम करेगी, दो। ये एक काम ये करेगी कि सिंपैथेटिक सिस्टम ये इनहिबिट करेगी। सिंपैथेटिक क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करेगी। बात समझ गए क्या, नहीं। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। ओके, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन द हार्ट इज इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट का बढ़ जाना, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाना, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कैन कॉज हाइपरटेंशन। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, ये पूरे काम कंडीशन में होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन ऑफ द हार्ट डिक्रीज द हार्ट रेट। वो हार्ट रेट क्या कर दी, डिक्रीज। और टारगेट ये है कि हम हार्ट रेट क्या करें, डिक्रीज करें। तो हमें सिंपैथेटिक को इनहिबिट करना है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है। जब सिंपैथेटिक इनहिबिट होगी तो देयर विल बी डिक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन हार्मोन का नाम सुना है क्या, नहीं। नॉरएड्रेनालिन जिसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, इसका कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। और जब हम किस पे एक्टिवेट करेंगे तो इट विल बी इंक्रीज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। वो क्या रिलीज करेगी, एसिटाइलकोलिन एज अ कार्डियो इनहिबिटिव इफेक्ट। ये हार्ट रेट क्या करेगी, कम करेगी। जब हार्ट रेट कम होगी तो इससे कार्डियक आउटपुट क्या होगी, कम होगी। कार्डियक आउटपुट कम तो बीपी कम होगी, जो पहले से इंक्रीज होगी। बात समझ गए क्या, नहीं। अब सिंपैथेटिक को ब्लॉक करना, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना, दैट इज द एबिलिटी ऑफ विच न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस का होता है। बात समझ गए क्या, नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट अपोजिट ले ले, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। कार्डियक आउटपुट क्या है, कम है। द पेशेंट इज हाइपोटेंसिव, क्या है, हाइपोटेंसिव, तो बीपी क्या होगी, कम होगी। ब्लड प्रेशर, इस बेरो रिसेप्टर को पता होगा यार ब्लड की वॉल्यूम कम है, तो इन दोनों को कहेगी कि आप इनको ऐसा एक्टिवेट करें कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट हो। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कैन इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, और नॉरएड्रेनालिन एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ द हार्ट। और जब बीटा 1 पे वो एक्टिवेट करे तो हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज। कार्डियक आउटपुट बीपी, तो लो बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और दूसरे साइड पे पैरासिम्पैथेटिक को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। क्लियर है। तो एक्चुअली देखे, इसको हम कहते हैं, ये जो सिंपैथेटिक है ना, इसका काम है वेजो कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या है, वेजो। द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन द वेसल इज वेजो कंस्ट्रक्शन, और इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ऑन द वेसल इज वेजो डायलेशन। तो जब हम वेसल को डायलेट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम। जब हम वेसल को तंग करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगी। तो हाइपरटेंसिव कंडीशन में द प्रीडोमिनेंट सिस्टम दैट इज सिंपैथेटिक, बट हाइपोटेंशन में प्रीडोमिनेंट सिस्टम इज पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये जो कहानी हमने पढ़ी है, ये बॉडी के अंदर विद इन सेकंड होती है। मतलब ये क्विक भी होता है और शॉर्ट लास्टिंग भी होता है। अगर हमारी बीपी फॉर अ व्हाइल कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी, अगर बाहर से हम मेडिसिन ना भी ले ले, फिर भी अल्लाह ने हमारी ब्रेन के अंदर एक एबिलिटी रखी है कि वो शॉर्ट टर्म तक हमारी बीपी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं बाय दिस मैकेनिज्म। क्लियर है। ये तो है जनाब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब लेके लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन किस तरह होती है, दिस क्लियर। तो दो नर्व याद रखें, विच नर्व, वेगस नर्व एंड ग्लासोफेरेंजियल। हाउ मेनी साइनसेस आर देयर, दो। यूटिक साइनस फ्रॉम वेगस नर्व, ग्लासोफेरेंजियल फॉर कैरोटिड साइनस। Which nuclei will detect,
न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस इन द लोअर पार्ट ऑफ द फोन अपर पार्ट ऑफ मेडुला। अगर मेडुला ओब्लांगेटा को हम फॉर एग्जाम्पल ये डैमेज हो जाए तो उसमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सेंटर ये मेडुला के अंदर होता है। तो बोन्स और मेडुला की पैथोलॉजीज के अंदर ब्लड प्रेशर को इफेक्ट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हाँ नहीं लिखा था, ओके लिखे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आज आप लोग ज्यादा थक गए हो ना? हाँ ठीक है, सही है। या तो देखे फ्राइडे वाले दिन बहुत कम लोग आते हैं, घर जाने की ज्यादा जल्दी होती है, और फिर मंडे को भी कम आते हैं क्योंकि आने की फिर जो है ना जल्दी नहीं होती। क्लियर है ना? दिस इज द साइन ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ठीक है, इससे बेटर ये है कि हम इंशाल्लाह आगे सोचते कि सैटरडे वाले दिन क्लास रखें। क्लियर है कि नहीं? हाँ ना, सैटरडे वाले दिन क्लास रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है ना? अब फिर आप लोग ट्यूसडे पे बात ले जाओगे, और क्या बात है। ओके लिखे इट इज मेनली डन बाय किडनी। ये किसके जरिए होती है? किडनी थ्रू हार्मोन। मतलब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के अंदर हार्मोन का रोल होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को हम हार्मोनल मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, या हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें किडनी का रोल जरूर होता है। पहले कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कि व्हाट इज दी मैकेनिज्म। हाँ, अगर किसी ने ये मैकेनिज्म आज से याद कर लिया तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन सारे इस पे काम करते हैं। बाद में फार्माकोलॉजी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की जितनी दवाई है वो हम इस मैकेनिज्म पे पढ़ेंगे। तो प्लीज यहाँ पे एक एक बात को फोकस करें। अगर एक पेशेंट है, अगर देखें एक पेशेंट है, उसकी जनाब कार्डियक आउटपुट क्या है? कम, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट कम है तो बीपी भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है। अब इधर देखिए व्हेन बीपी इज डिक्रीज तो ब्लड सप्लाई टू मेनी ऑर्गन भी क्या होगी? कम। उनमें से एक ऑर्गन है किडनी। किडनी को ब्लड ज्यादा मिलेगी कि कम? कम मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रीनल एस्कीमिया। इसको क्या कहते हैं? रीनल एस्कीमिया। ठीक है, अगर ब्लड की वॉल्यूम कम है तो उसके अंदर सोडियम कंटेंट भी क्या होगा? कम, क्योंकि सोडियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है कि वो बीपी को शूट कर सकता है। जो हाइपरटेंसिव मरीज होते हैं हम कहते हैं कि आप नमक का इस्तेमाल क्या करें? कम करें, क्योंकि वो बीपी को शूट करता है। अगर बीपी कम है तो उस ब्लड के अंदर सोडियम कंटेंट भी क्या है? कम है, डिक्रीज सोडियम इन द ब्लड। अब इधर देखें, जब बीपी कम हो और उस लो ब्लड प्रेशर के अंदर हमारी प्लाज्मा में किस चीज की लेवल कम हो? सोडियम की कम लेवल हो। दिस डिक्रीज लेवल ऑफ द सोडियम इज डिटेक्ट बाय द किडनी। ये कौन डिटेक्ट करती है? किडनी। और इस डिक्रीज सोडियम की वजह से किडनी जो ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड रेनिन। इसको क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। सेम सिक्यूज आता है। रेनिन इज अ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी व्हेन देयर इज डिक्रीज सोडियम इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर सोडियम लेवल कम हो जाता है तो किडनी लो सोडियम की वजह से ब्लड भी क्या रिलीज करेगी? रेनिन रिलीज करेगी। अब मैं बताऊंगा कि रेनिन का काम क्या है। अब देखिए यही रेनिन ब्लड के जरिए इस तरह लीवर में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? लीवर में जाएगी। ये आई कहाँ से है? रेनिन रिलीज बाय किडनी। तो किडनी का रोल होगा कि नहीं? और फिर ये रेनिन किडनी से रिलीज होकर ब्लड के जरिए किधर जाएगी? लीवर में जाएगी। लीवर के अंदर एक प्रोटीन पड़ा होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये नाम सुना है क्या? नहीं। जिस चीज के आखिर में जेन आ जाए दैट शुड बी इनएक्टिव, और ये एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन 1 में। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे हुआ है? लीवर के अंदर हुआ है, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ रेनिन हार्मोन। किस हार्मोन के जरिए? रेनिन हार्मोन के जरिए। तो अब एंजियोटेंसिनोजेन से क्या बन गया है? एंजियोटेंसिन 1। अब लीवर ये रिलीज करेगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ये जाएगा लंग्स में पहुंचेगा। कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स के अंदर ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियो। तो देखिए एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इज एंजियोटेंसिन 1, बट एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इज एंजियोटेंसिन 2। और यहाँ पे जो एंजाइम है
उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको ACE कहते हैं। क्लियर है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज कॉल्ड ACE। अब इधर प्लीज फोकस करें, ये ACE एंजाइम है। अब कहने का मतलब ये है एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना है, याद रखे एंजियोटेंसिन 2 ये ह्यूमन बॉडी के लिए पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है? पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर। वेजो कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आर्टरी को भी क्या कर सकता है, हाँ जी, कंस्ट्रक्ट। इट इज कॉल्ड आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्टर। उसको क्या कहते हैं? आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्टर एंड वीनो कंस्ट्रक्टर। यार वेजो कंस्ट्रक्टर का मतलब, वेजो मीन वेसल, तो वेसल में आर्टरी भी है और वेन भी है। यार अगर हम वेन को कंट्रैक्ट करें तो वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, हार्ट की फीलिंग क्या होगी, ज्यादा, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा, बीपी भी ज्यादा हो जाएगी, जो हमने कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बीपी कम है। क्लियर है? तो एक्चुअली वीनो कंस्ट्रक्शन इंक्रीज प्रीलोड। ये क्या बनाती है? प्रीलोड। वीनस मीन के हार्ट से जो ब्लड जाएगी वो आर्टरीज है और हार्ट को जो ब्लड लाएगी वो वेन है। जब हम वीनो कंस्ट्रक्शन करेंगे, बार बार वेन को कंट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा ब्लड हार्ट को देंगे, तो उसके हार्ट की फीलिंग क्या होगी, ज्यादा, तो हार्ट की इजेक्शन क्या होगी, ज्यादा, तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगी। लेकिन जो ब्लड हम निकालेंगे और हम आर्टरी को क्या करें, कंट्रैक्ट, तो टीपीआर पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, तो बीपी भी ज्यादा होगी। तो वेजो कंस्ट्रक्शन में आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन के जरिए टीपीआर बढ़ाती है और इसके जरिए कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है। तो एंजियोटेंसिन 2 इज अ हाइपरटेंसिव एजेंट। ये क्या होता है? हाइपरटेंसिव एजेंट। तो हाउ एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज बीपी बाय कॉजिंग वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या कराती है? वेजो कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया, बात समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाय द हेल्प ऑफ, हाँ जी। अब आप लोग ऐसा करें, गुड स्टूडेंट शुड नो, यहाँ पे साइड पे आप लोग लेके फंक्शन ऑफ ACE, क्या बात है, आगे बहुत काम आने वाले, ठीक है। फंक्शन ऑफ ACE फर्स्ट इज, हाँ जी, एंजियोटेंसिन 1 एंड टू एंजियोटेंसिन 2, एक फंक्शन ये है। सेकंड फंक्शन लेके ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन इज अ केमिकल मेडिएटर विच इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। ये क्या होता है? वेजोडाइलेटर होता है। अगर ब्रेडिकाइनिन की लेवल बॉडी में बढ़ जाए, वे हर जगह पे जाकर वेसल को क्या करेगी, डायलेट करेगी। ऐसा केमिकल जो वेसल को डायलेट करने की एबिलिटी रखती है उसका नाम क्या है? ब्रेडिकाइनिन। तो अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम काम करेगी तो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन होगी कि नहीं होगी, शाबाश, होगी कि नहीं होगी, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है। तो ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी, नहीं समझे? हाँ जी, फिर से सुन ले, व्हाट इज ब्रेडिकाइनिन? इट इज नथिंग, इट इज लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। ये केमिकल है, बॉडी प्रोड्यूस करती है और ये जहां पे भी जाती है ये वेजो क्या करती है, डायलेशन करती है। लेकिन ब्रेडिकाइनिन को एक्सेस लेवल में ना ले जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ACE चाहता है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा ना हो, तो ये उसको लिमिट में रखता है और इसकी एक्सेस लेवल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ACE एंजाइम के दो काम हैं, एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करना, 2 में, और साथ में किस चीज को ब्रेक डाउन करना, ब्रेडिकाइनिन को। तो अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम काम करे तो 1 से 2 बनेगी कि नहीं, और इस 2 से वेजो क्या होगी, कंस्ट्रक्शन, तो बीपी ज्यादा। दूसरी बात, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन ज्यादा होगी कि नहीं, जब ब्रेडिकाइनिन को हम ब्रेक ज्यादा करेंगे तो उसका लेवल बॉडी में कम, तो वेजो डायलेशन हो तो क्या होगी, फिर भी बीपी ज्यादा हो जाएगा। बात समझ गए क्या नहीं? तो ये ACE की वजह से आप लोग को एक कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है ना। तो ACE इज द एंजाइम, जिधर भी ये काम करेगी ACE, इट विल रेज द बीपी by 2 ways, by producing angiotensin 2 and by breakdown of bradykinin। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने हाइपरटेंशन के गोली का नाम सुना होगा, केपोटेन, नाम सुना है कि नहीं? केपोटेन इज द ड्रग, उसका फार्मूला है केप्टोप्रिल। कौन सा है? केप्टोप्रिल। इट इनहिबिट ACE, इसको ACE इनहिबिटर कहते हैं। अगर कोई बंदा केप्टोप्रिल का है, ठीक है, केप्टोप्रिल, केपोटेन गोली जो जबान के नीचे रखते हैं, अगर वो बंदा ले ले बहुत ज्यादा, 1-2 नहीं ज्यादा ले ले, तो वो इसको ब्लॉक करेगा, तो 1 से 2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जब नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो बीपी क्या हो जाएगी। इसलिए केपोटेन उन लोगों को दी जाती है जिसकी बीपी हाई होती है। क्लियर है?
वो इसलिए देते हैं ताकि हम बीपी को कम कर सकें। बात समझ गए क्या नहीं? ये सारे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इससे काम करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट। अब क्या चीज बन गई है? एंजियोटेंसिन 2। तो इसने तो वेजो कंस्ट्रिक्शन भी की है। कुछ एंजियोटेंसिन 2 जाकर एड्रीनल ग्लैंड में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट है, एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एड्रीनल कार्टेक्स, इनर पार्ट इज एड्रीनल मेडुला। वेरी गुड। जो कार्टेक्स है उसके अंदर 3 लेयर है। कितने? 3। उसमें से एक है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसमें एक एंजाइम है एल्डोस्टेरोन सिंथेज, उसको एक्टिवेट करना किसका काम है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 will go to which gland? Adrenal gland, and it will activate aldosterone synthase enzyme to produce which hormone? Aldosterone. Aldosterone is also called mineralocorticoid. इसका नाम क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब ये कौन सा हार्मोन बन गया? शाबाश, एल्डोस्टेरोन। किस ग्लैंड से बना? एड्रीनल ग्लैंड से। किस चीज की इफेक्ट की वजह से? एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। अब ये एल्डोस्टेरोन एड्रीनल ग्लैंड से किडनी में जाएगा। किधर जाएगा? किडनी। और ये किडनी में जाकर एक काम करेगा, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करेगा। रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। इसका मतलब कि एल्डोस्टेरोन चाहेगा कि जो वाटर यूरिन का हिस्सा बनने जा रही है उसको मैं बॉडी में रिटेन करूं, लेकिन वाटर के साथ किसको भी रिटेन करूं? सोडियम। एल्डोस्टेरोन का काम बॉडी के अंदर फ्लूइड के साथ किसको बढ़ाना? सोडियम। सोडियम बढ़ेगा तो बीपी, इसलिए हमने उसको बढ़ाना है क्योंकि कम है। तो एंजियोटेंसिन 2 can cause increased blood pressure by causing vasoconstriction, but this angiotensin 2 also increase BP by releasing which hormone? Aldosterone hormone. क्लियर है क्या नहीं? ये रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर करता है। और आखिर में लेके एक और काम जो करता है, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। ये किडनी से हाइड्रोजन पोटाशियम को बाहर निकालता है, लेकिन वाटर सोडियम को अंदर रिटेन करता है। और जितना सोडियम वाटर अंदर रिटेन होगा उतना बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब इस सिस्टम को अगर आप लोग टारगेट करें, इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? रेनिन से, किडनी से हुई थी। अब ब्लड फ्लो कम है, अल्लाह ने अगर किसी आर्गन को एबिलिटी दी है कि वो ब्लड के अंदर किसको डिटेक्ट करे? लो सोडियम, तो वो क्या है? किडनी। और आखिर में बात कहाँ पे खत्म होती है? किडनी। इससे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मेनली कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट हार्मोन्स है कि नहीं? ये हार्मोनल रेगुलेशन है। इसमें हाँ जी, सबसे पहले रेनिन था कि नहीं? हाँ जी। इसमें एंजियोटेंसिन का काम है कि नहीं? एंजियोटेंसिन। और आखिर में किसका काम है? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। इसको हम कहते हैं रास, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जब भी आ जाए, दैट इज द मैकेनिज्म व्हिच कैन कंट्रोल बीपी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये जो रेगुलेशन है इट टेक टाइम, और इसमें बीपी को 1-2 मिनट में नहीं बल्कि मंथ एंड ईयर्स के लिए मेंटेन करना होता है, ठीक है। लेकिन ये एक लिमिट में होना चाहिए। अगर ये चीज चलती रही, ये तो लो से बीपी को हाई करेगी, इंक्रीज नॉर्मल। लेकिन अगर चलती रही तो ये नॉर्मल को क्या करेगी? शूट, तो हाइपरटेंशन करा सकती है। तो जिस बंदे की ऑलरेडी बीपी ज्यादा हो तो हम उसमें ये सर्कल इनहिबिट करेंगे कि एक्टिवेट करेंगे? इनहिबिट करेंगे। तो कुछ ड्रग्स ऐसी है कि वो किसकी रिलीज को ब्लॉक करती है? तो वो बीपी को क्या करेगी? कम। कुछ ड्रग किसको इनहिबिट करेगी? वो भी कम। कुछ ड्रग है जो किसकी रिलीज को ब्लॉक करेगी? तो अगर मैं इसके अंदर पढ़ाऊँ तो ये सारा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। तो कल को जब हम फिर फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, तो उसमें पता होना चाहिए कि यार हमने ये चीज पहले पढ़ी है, फिर आप लोगों को फार्माकोलॉजी दे रही थी। फिर कुछ ड्रग ऐसे है बीपी के अंदर देते कि वो इस सिस्टम पे काम बिल्कुल ना करे, डायरेक्ट विसल पे काम करे। तो दो ड्रग्स आर वेजोडायलेटर। वो क्या होते हैं? वेजो, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन के इंक्रीज बीपी, तो हमने कम करने के लिए वेजो क्या करना है? तो कुछ ड्रग आर्टरी पे काम करते, कुछ ड्रग, तो कुछ आर वीनोडायलेटर, सम आर आर्टेरियोडायलेटर। क्लियर है? वी विल डिस्कस दो लेटर इन फार्माकोलॉजी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। तो एक्चुअली ये जो जितना भी सिस्टम चला है इसको हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? दवा। और इस एल्डोस्टेरोन को हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा? मिनरलो। और किडनी के अंदर जहाँ पे ये काम करता है उसको प्रिंसिपल सेल ऑफ द किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। नेफ्रॉन के अंदर प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट का नाम सुना है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन काम करके रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करेगा और एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम करेगा।
इसके बाद टाइम क्या है? हाँ, बात करें। हाँ जी, बात करें। ओके, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। क्या टाइम क्या है? क्यों नहीं है? हाँ, 10-15 मिनट ब्रेक करें क्लिनिकल वाले, शाबाश। फिर एक क्लास लेंगे लंबा, ठीक है, 1 घंटे वाला। आज गायनी के अंदर गायनाकोलॉजिकल कैंसर खत्म करने हैं।